हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द लर्नर्स स्टडी यूट्यूब चैनल। तो जैसा कि आप लोगों को पता होगा, मैं अपने चैनल पर मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री के वीडियोस करवा रही थी, जिसमें अभी तक मैंने कई सारे वीडियोस कंप्लीट करवा दिए हैं। हालांकि अभी कुछ टेक्निकल रीजंस की वजह से मैं अपने वीडियोस लेकर नहीं आ पा रही थी, लेकिन अभी मैंने दूसरे तरीके से वीडियोस लाने की कोशिश की है। तो देखते हैं कि इस तरीके से हो पाता है या फिर मुझे कुछ और सॉल्यूशन करना पड़ेगा। लेकिन जो भी होगा, मैं वीडियोस लाने की हमेशा कोशिश करती रहूँगी। तो आज के वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कि ब्रिटिश काल में जो समाज व्यवस्था थी वो किस तरीके की थी। जैसा कि आप लोगों को पता होगा, मैंने अभी तक करवाया था कि अंग्रेज़ों के टाइम पे किस तरीके के भारत में आर्थिक परिवर्तन हुए थे, किस तरीके से अंग्रेज़ों ने भारत में प्रशासनिक सुधार किए थे। इसके अलावा और भी बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो मैंने आप लोगों को करवा दी हैं। इसमें सबसे पहले मैंने आप लोगों को बताया था कि अंग्रेज़ों ने किस तरीके से भारत में विस्तार करना शुरू किया था। तो ये कई सारी चीज़ें हैं जो मैं अभी तक कंप्लीट करवा चुकी थी। तो उसी सीरीज़ का एक नया वीडियो जो मैं आज लेकर आई हूँ, इसमें हम लोग बात करेंगे कि जो भारतीय समाज व्यवस्था थी उसमें ब्रिटिश शासकों के द्वारा कौन कौन से परिवर्तन किए गए थे, उन्होंने समाज में ऐसी कौन कौन सी व्यवस्थाएं लागू करवाई थी। तो ये सब बातें हम लोग आज के वीडियो में देखने वाले हैं। लेकिन अगर इसके पहले अगर आप लोगों ने मेरे लास्ट वाले वीडियोस नहीं देखे हैं तो प्लीज़ पहले लास्ट वाले वीडियोस ज़रूर देख लीजिएगा, क्योंकि आगे के वीडियोस जो हैं वो आप लोगों को तभी समझ में आएंगे जब आप लोग मेरे लास्ट वाले वीडियोस ज़रूर देख लेंगे। तो उन सब का लिंक आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ से जाकर आप लोग देख सकती हैं। तो बने रहिए हमारे साथ फॉर लर्न एंड स्टडी विथ लर्नर्स स्टडी। चलिए अब हम लोग आज के वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। तो आज के वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कि ब्रिटिश काल में अंग्रेज़ों ने समाज व्यवस्था में किस तरीके के परिवर्तन किए थे। तो इसमें अंग्रेज़ों ने जो सबसे बड़ा परिवर्तन किया था वो भारतीय शिक्षा नीति में किया था। यानी कि अगर हम लोग बात करें अंग्रेज़ों के टाइम पर ही हमें शिक्षा नीति जो है उसमें कई सारे चेंजेस देखने को मिले थे, या फिर अगर हम लोग कहें जो आधुनिक शिक्षा व्यवस्था हमें देखने को मिलती है उसकी शुरुआत जो है वो हमें अंग्रेज़ों के टाइम पर ही देखने को मिली थी। तो अंग्रेज़ों ने सबसे ज़्यादा जो सुधार किए थे वो शिक्षा व्यवस्था में किए थे। तो इसमें हमें ब्रिटिश सरकार की भी भूमिका देखने को मिलती है। इसके अलावा जो भारतीय सुधारक हुआ करते थे और उस टाइम पे जैसा कि आप लोगों को पता होगा जो राष्ट्रीय आंदोलन चलाए जा रहे थे उन सब की भी हमें भूमिका देखने को मिलती है। तो हम लोग एक एक करके देख लेते हैं कि शिक्षा नीति में अंग्रेज़ों ने किस तरीके से सुधार किए या फिर शिक्षा नीति का किस तरीके से उन्होंने विकास किया। तो इसके हमें कई सारे चरण देखने को मिलते हैं। तो सबसे पहले हम लोग पहले चरण के बारे में बात करते हैं। ये जो चरण है वो टाइम पीरियड के अकॉर्डिंग बनाए गए हैं। जैसे कि अगर हम लोग बात करें, पहला जो चरण है वो 1757 से लेकर 1813 तक देखने को मिलता है। यानी कि जैसा कि आप लोगों को पता ही होगा 1757 में प्लासी का युद्ध हुआ था और उस युद्ध के बाद ही अंग्रेज जो है वो भारत में एक राजनीतिक शक्ति के रूप में स्थापित हो गए थे। तो वहीं से हमें देखने को मिलता है, हम लोग अपना पहला चरण मानते हैं। तो इस चरण में अगर हम लोग बात करें तो सरकारी सहयोग से तथा व्यक्तिगत प्रयासों से कुछ शैक्षणिक संस्थानों की स्थापना की गई थी। जैसे कि अगर हम लोग बात करें तो 1781 में कलकत्ता मदरसा की स्थापना की गई थी। इसके अलावा 1784 में एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल तथा 1791 में बनारस संस्कृत कॉलेज की स्थापना की गई थी। इसके अलावा हम लोग अगर बात करें 1800 में फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना की गई थी। इसके अलावा अगर हम लोग बात करें इस चरण में कंपनी द्वारा कोई विशेष कोशिश नहीं की गई थी और ये जितने भी स्कूल या कॉलेज स्थापित किए गए थे इनका जो मुख्य उद्देश्य था वो भारतीय भाषा एवं संस्कृति की समझ को बेहतर करना था, ताकि भारत पर प्रभावी ढंग से शासन किया जा सके। यानी कि अगर हम लोग बात करें कि इस टाइम पर जो अंग्रेज हुआ करते थे उन्होंने
कोई ज़्यादा प्रयास नहीं किए, क्योंकि उस टाइम पर जो व्यक्तिगत प्रयासों से ही थोड़े बहुत एक आध स्कूल कॉलेज जो हैं उनकी स्थापना की जा रही थी। अंग्रेज़ों के द्वारा कोई ज़्यादा प्रयास नहीं किए गए थे, लेकिन फिर भी अंग्रेज़ थोड़ा बहुत समर्थन इसलिए कर रहे थे ताकि उन्हें भारतीय भाषा और संस्कृति की भी थोड़ी बहुत समझ हो जाए, क्योंकि जब वो भारत पर शासन करना चाहते हैं तो उन्हें ऐसा लगता था कि अगर हम लोग भी थोड़ा बहुत भारतीय भाषाओं और संस्कृति को जानने समझने लगेंगे तो उसका हमें ही फ़ायदा होगा। तो इसीलिए अंग्रेज़ थोड़ा बहुत समर्थन कर रहे थे, लेकिन उन्होंने कोई विशेष कोशिश नहीं की थी। तो ये यहाँ पर आप लोग सही कर लीजिएगा, ये संस्कृति लिखा हुआ है, ये थोड़ा टाइपिंग मिस्टेक हो गई है। भारतीय भाषा एवं संस्कृति की समझ को बेहतर करना था, तो ये आप लोग सही कर लीजिएगा। तो अब हम लोग आगे बात कर लेते हैं कि जो दूसरा चरण था हमारा, उसमें किस तरीके से सुधार किए गए या फिर कौन कौन से महत्वपूर्ण कदम उठाए गए। तो दूसरा चरण हम लोग मानते हैं 1813 से लेकर 1858 तक। जैसा कि आप लोगों को पता होगा 1857 में जो महाविद्रोह हुआ था उसके टाइम तक हम लोग इसे द्वितीय चरण कह रहे हैं। तो इस चरण में अंग्रेजों ने कौन कौन से महत्वपूर्ण कदम उठाए थे शिक्षा के विकास के लिए, तो हम लोग उनके बारे में बात कर लेते हैं। तो इसमें अगर हम लोग बात करें, कुछ महत्वपूर्ण कदम उठाए गए थे जिनमें हम लोग अगर बात करें तो 1813 में सबसे पहला जो महत्वपूर्ण कदम ये उठाया गया था कि प्रति वर्ष शिक्षा पर 1 लाख रुपए खर्च किए जाएंगे। तो ये आप लोग यहाँ पर याद रख सकते हैं कि जो पहला महत्वपूर्ण कदम उठाया गया था वो ये था कि शिक्षा के विकास पर प्रति वर्ष 1 लाख रुपए खर्च किए जाएंगे। लेकिन अगर हम लोग बात करें कि ये जो 1 लाख रुपए निर्धारित किए गए थे वो किस पर खर्च किए जाएं, यानी कि पाश्चात्य शिक्षा पर खर्च किए जाएं, या फिर अगर हम लोग बात करें जो भारतीय भाषा में शिक्षा पद्धति है उस पर खर्च किए जाएं। तो इसको लेकर हमें आंग्ल प्राच्य विवाद जो है वो बढ़ता हुआ दिखाई देने लगा था। तो आंग्ल प्राच्य जो विवाद है वो यही था कि जो अंग्रेज हुआ करते थे वो उनका कहना ये था कि जो ये 1 लाख रुपए निर्धारित किए गए हैं वो अंग्रेजी भाषा में शिक्षा पर खर्च किए जाएं, जबकि जो प्राच्यवादी थे वो ये मानते थे कि जो भारतीय भाषा है उसमें शिक्षा दी जाए। तो इसे ही हम लोग आंग्ल प्राच्य विवाद कहते हैं, जो कि भारतीय शिक्षा पद्धति को लेकर दिखाई देता है। तो ये आप लोग याद रखिएगा। तो इसमें जैसा कि यहाँ पे भी बताया गया है कि प्राच्यवादी जो थे वो भारतीय भाषा में भारतीय शिक्षा पद्धति के समर्थक थे और पाश्चात्य शिक्षा को क्रमशः लागू किए जाने के पक्ष में थे, जबकि जो आंग्लवादी थे या फिर हम लोग कहें जो अंग्रेज थे, जो अंग्रेजों का समर्थन कर रहे थे, वो अंग्रेजी भाषा में पाश्चात्य शिक्षा को शिक्षा में निवेश करने के पक्ष में थे, यानी कि वो भारतीय भाषा में निवेश नहीं करना चाहते थे। उनका कहना ये था कि हमें अंग्रेजी शिक्षा पद्धति जो है, जो पाश्चात्य शिक्षा जो है वो भारत में लागू करनी चाहिए। जबकि जो प्राच्यवादी थे उनका ये मानना था कि जो भारतीय हैं वो पहले उनकी भाषा में उनको शिक्षा दी जाए, और जब वो थोड़ा बहुत पढ़ लिख जाएंगे, उनको थोड़ी बहुत समझ हो जाएगी, उसके बाद फिर हम पाश्चात्य शिक्षा को भी क्रमशः यानी कि धीरे धीरे लागू करेंगे। तो प्राच्यवादियों का ये विचार था। इसके अलावा हम लोग अगर बात करें 1823 में एक जनरल कमेटी ऑफ पब्लिक इंस्ट्रक्शन की स्थापना की गई थी, जिसका जो अध्यक्ष है वो लॉर्ड मैकाले को बनाया गया था। और जैसा कि आप लोग शायद जानते ही होंगे कि जो भारत में अंग्रेजी शिक्षा पद्धति लागू की गई थी उसका जनक लॉर्ड मैकाले को ही माना जाता है। और ऐसा कहा जाता है कि लॉर्ड मैकाले ने भारतीय जो परंपरावादी शिक्षा पद्धति थी, जो पारंपरिक शिक्षा पद्धति भारत में प्रचलित हुआ करती थी, उसको पूरे तरीके से नष्ट कर दिया था और अंग्रेजी शिक्षा पद्धति की भारत में स्थापना की थी। तो उसका जनक मैकाले को ही माना जाता है। तो ये आप लोग याद रखिएगा कि शिक्षा के विकास के लिए 1823 में जनरल कमेटी ऑफ पब्लिक इंस्ट्रक्शन की स्थापना की गई थी। तो इसी का अध्यक्ष मैकाले को बनाया गया था और ये तय हुआ था कि शिक्षा के लिए जो निर्धारित राशि की गई है उसका उपयोग अंग्रेजी शिक्षा पर होगा। तो ये आप लोग याद रख सकते हैं कि
जो 1823 में एक जनरल कमेटी बनाई गई थी जिसका अध्यक्ष मैकाले था, उसमें ये तय हुआ था कि जो 1 लाख रुपए निर्धारित किए गए हैं उसका जो खर्च है वो अंग्रेजी शिक्षा के विकास पर किया जाएगा। तो ये आप लोग याद रख सकते हैं। तो अब हम लोग आगे बात कर लेते हैं कि फिर आगे क्या हुआ। तो अगर हम लोग आगे बात करें तो हम लोग देखते हैं कि आगे जो है ये विवाद जारी रहता है, यानी कि जो प्राच्यवादी थे उनकी बात नहीं मानी जाती है और जो आंग्लवादी थे, जो अंग्रेजी भाषा में भारतीय शिक्षा पद्धति को लागू करने के पक्ष में थे, तो उनकी बात मान ली जाती है। तो इसी तरीके से ये जो विवाद है यानी कि आंग्ल प्राच्य विवाद है वो आगे भी जारी रहता है और अंत में एक सहमति बनती है कि कुछ राशि का उपयोग भारतीय शिक्षा पद्धति पर भी किया जाएगा। तो ये आप लोग यहाँ पर भी याद रख सकते हैं। इसके अलावा अगर हम लोग बात करें 1854 में एक वुड्स डिस्पैच लाया गया था जिसका शिक्षा के विकास के दृष्टिकोण से एक महत्वपूर्ण हमें ये देखने को मिलता है, जिसमें कुछ प्रमुख बिंदु बताए गए थे। तो वो कौन कौन से थे हम लोग उनके बारे में बात कर लेते हैं। तो इसमें जो पहला बताया गया था वो ये था कि शिक्षा के विकास का मुख्य उद्देश्य जो है वो पाश्चात्य शिक्षा का विकास करना है। यानी कि सीधा सीधा हम लोग अगर कहें तो अंग्रेजी जो शिक्षा पद्धति हुआ करती थी उसको भारत में लागू करना इनका प्रमुख उद्देश्य था। इसके अलावा अगर हम लोग बात करें इस वुड्स डिस्पैच में ये भी कहा गया था कि जिस तरीके से लंदन विश्वविद्यालय है उसी तरीके से कलकत्ता, बॉम्बे और मद्रास विश्वविद्यालय की भी इन्होंने अनुशंसा की थी। यानी कि ये जो वुड्स डिस्पैच था इसमें ये भी अनुशंसा की गई थी कि जिस तरीके से हमें लंदन में विश्वविद्यालय देखने को मिलता है, लंदन यूनिवर्सिटी है, उसी की तर्ज पर भारत में भी कलकत्ता, बॉम्बे और मद्रास, क्योंकि उस टाइम पे ये जो 3 सिटीज़ हैं कलकत्ता, बॉम्बे और मद्रास, ये तीनों एक बड़ी प्रेसिडेंसियां हुआ करती थी। तो इसीलिए इनके नाम पर भी यहाँ पर ये अनुशंसा कर रहे थे कि इनके भी विश्वविद्यालय बनाए जाए जैसा लंदन विश्वविद्यालय हमें देखने को मिलता है। इसके अलावा इसमें ये भी कहा गया था कि प्रत्येक प्रांत में, प्रांत मतलब राज्य, उस टाइम पे राज्य को ही प्रांत कहा जाता था, तो इसमें यह भी कहा गया था कि प्रत्येक प्रांत में शिक्षा विभाग का एक गठन किया जाए। इसके अलावा इन्होंने ये भी कहा था कि शिक्षकों के प्रशिक्षण के लिए और तकनीकी शिक्षा तथा महिला शिक्षा का भी इसमें समर्थन करने की बात की गई थी। तो यहाँ पर आप लोग सही कर लीजिएगा, थोड़ा बहुत टाइपिंग मिस्टेक हो जाती है। तो इसमें ये कहा गया था कि जो शिक्षक हैं उनको भी प्रशिक्षण दिया जाए, इसके अलावा तकनीकी शिक्षा को बढ़ावा दिया जाए और महिला शिक्षा का भी समर्थन किया जाए, क्योंकि उस टाइम पे महिलाओं की शिक्षा तो बिल्कुल कैसी भी हुआ ही नहीं करती थी। महिलाओं के प्रति काफ़ी ज़्यादा हमें कुरीतियाँ देखने को मिलती थी। तो इसलिए हम लोग देख सकते हैं कि उस टाइम पे महिला शिक्षा तो बिल्कुल बहुत ही कम महिलाएँ, या फिर अगर हम लोग कहें ना के बराबर महिलाएँ शिक्षित देखने को मिलती थी। लेकिन इस वुड्स डिस्पैच में महिला शिक्षा का भी समर्थन किया गया था। इसके अलावा इसमें यह भी कहा गया था कि जो प्राथमिक शिक्षा है वो मातृभाषा में की जाए और उच्च शिक्षा जो है वो अंग्रेजी भाषा में की जाए। तो ये भी आप लोग याद रख सकते हैं कि ये जो चीज़ें हमें देखने को मिलती हैं, ये वुड्स डिस्पैच नाम का एक हम लोग कह सकते हैं एक बहुत ही भारतीय शिक्षा पद्धति को विकसित करने के लिए एक दस्तावेज या फिर कुछ भी आप लोग इसे कह सकते हैं, एक समझौता, एग्रीमेंट वो लाया गया था। तो उसमें ये कुछ प्रमुख चीज़ें बताई गई थी। तो इसलिए हम लोग वुड्स डिस्पैच का भारतीय शिक्षा पद्धति के विकास के दृष्टिकोण से एक महत्वपूर्ण योगदान देख सकते हैं। तो इसमें ये सारी चीज़ें बताई गई थी। तो ये कई सारी चीज़ें जो हैं वो फिर बाद में लागू भी की गई। तो इसलिए आप लोग ये सारी चीज़ें ज़रूर याद रखिएगा कि वुड्स डिस्पैच में क्या क्या कहा गया था। अब हम लोग आगे बात कर लेते हैं कि फिर आगे क्या हुआ। तो अब हम लोग बात करते हैं कि ये जो वुड्स डिस्पैच आया था या अभी तक जो भी शिक्षा पद्धति लागू की गई थी उसकी आलोचना भी की जाती है। तो आलोचना क्या की जाती है हम लोग अब उसके बारे में बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले अगर हम लोग बात करें कि ये जो 1858 तक जो शिक्षा पद्धति लागू की गई थी उसमें अगर हम लोग बात करें, ऐसा कहा जाता है कि औपनिवेशिक हितों को ध्यान में रखा गया था। यानी कि वो भारतीय जो लोग हुआ करते थे उनके हिसाब से नहीं थी, बल्कि
जो औपनिवेशिक यानी कि जो अंग्रेज हुआ करते थे उनके हितों को ध्यान में रखकर लागू की गई थी। इसके अलावा अगर हम लोग बात करें 1813 की औद्योगिक क्रांति का दबाव तथा भारत में अंग्रेजी जानने वाले एक ऐसे वर्ग की ज़रूरत थी जो भारत में अनुवाद तथा सस्ते क्लर्क का कार्य कर सके। यानी कि अगर हम लोग बात करें तो इसका जो प्रमुख उद्देश्य था वो ये था कि कुछ ऐसे भारतीयों को शिक्षित किया जाए जिन्हें थोड़ी बहुत अंग्रेजी आती हो। इसीलिए अंग्रेज जो हैं वो अंग्रेजी भाषा में शिक्षा के विकास पर ज़्यादा फोकस कर रहे थे, क्योंकि वो ऐसे भारतीय लोगों की तलाश करना चाहते थे, या फिर अगर हम लोग कहें उन्हें ऐसे भारतीय लोगों की ज़रूरत थी जो अंग्रेजी अच्छे तरीके से जानते हों। तो इससे उन लोगों को, यानी कि अगर हम लोग कहें अंग्रेज जो हैं उनको थोड़ी बहुत मदद हो जाएगी, क्योंकि वो सस्ते क्लर्क का कार्य कर सकेंगे। क्योंकि जो ब्रिटिश अधिकारी हुआ करते थे वो ये छोटे मोटे काम नहीं करना चाहते थे, लेकिन चूंकि भारत में कोई भी अंग्रेजी जानने वाले वर्ग की अनुपस्थिति हुआ करती थी, यानी कि ज़्यादा पढ़े लिखे लोग नहीं हुआ करते थे, तो इस वजह से अंग्रेज़ों को ऐसे लोगों की ज़रूरत थी जो ये सारे काम कर सके। इसके अलावा जो औद्योगिक क्रांति हुई थी ब्रिटेन में, उसका भी दबाव पड़ रहा था। तो इस सब की वजह से हम लोग देखते हैं कि अंग्रेज जो हैं वो अपने फ़ायदे के लिए भारत में अंग्रेजी शिक्षा पद्धति को विकसित करना चाहते थे। तो ये भी आप लोग याद रख सकते हैं। इसके अलावा जो उद्योगों का जब वहाँ पे पतन होने लगा था औद्योगिक क्रांति की वजह से, तो अंग्रेज भारत को एक बाजार के रूप में विकसित करना चाहते थे। तो इसीलिए वस्तुओं के प्रचार प्रसार के लिए, यानी कि जो अंग्रेजी वस्तुएं हैं उनको भारत में प्रचार प्रसार करने के लिए भी अंग्रेज़ों को एक पढ़े लिखे भारतीय वर्ग की ज़रूरत थी। तो हम लोग बेसिकली कह सकते हैं कि अंग्रेज़ों ने अपनी ज़रूरतों को ध्यान में रखते हुए भारतीयों को शिक्षित करने का प्रयास किया। तो ये आप लोग याद रख सकते हैं कि इसमें बेसिकली औपनिवेशिक जो हित हैं उनको ध्यान में रखा गया था। इसके अलावा अगर हम लोग बात करें कि शिक्षा के विकास के लिए जो प्राथमिक राशि निर्धारित की गई थी, यानी कि जो मैंने अभी बताया कि 1 लाख रुपए निर्धारित किए गए थे, वो भी लंबे समय तक खर्च नहीं की गई थी। यानी कि अगर हम लोग बात करें कि 1 लाख जो रुपए निर्धारित किए गए थे उसमें ये कहा गया था कि प्रति वर्ष 1 लाख रुपए खर्च किए जाएंगे शिक्षा के विकास पर। लेकिन जो सबसे पहले 1 लाख रुपए निर्धारित किए गए थे वो ही कई सालों तक खर्च नहीं किए गए। तो ये भी आप लोग इसकी एक आलोचना में देख सकते हैं। इसके अलावा अगर हम लोग बात करें, प्रथम 100 वर्षों में नाम मात्र के ही स्कूल कॉलेज खोले गए। तो ये भी आप लोग याद रख सकते हैं कि मतलब अंग्रेज़ों ने नीतियाँ तो बना दी थी कि हाँ हमें भारत में शिक्षा का विकास करना है, लेकिन उस तरीके के उन्होंने प्रयास नहीं किए, उस स्तर पर उन्होंने काम नहीं किया। तो हम लोग देखते हैं कि प्रथम 100 वर्षों में, यानी कि जब से ये नीतियाँ लागू हुई थी उसके लगभग 100 वर्षों तक हम लोग देखते हैं कि सिर्फ नाम मात्र के ही स्कूल कॉलेज खोले जाते हैं। इसके अलावा हम लोग अगर आगे बात करें तो स्वदेशी शिक्षा को नुकसान हुआ तथा भेदभाव को भी बढ़ावा मिला। तो ये भी आप लोग याद रख सकते हैं, क्योंकि अब पहले तो ये था कि जो अंग्रेज हैं वो भारतीय लोगों के साथ भेदभाव किया करते थे, लेकिन अब ये भी हो गया था कि शहरों में अमीर और गरीब के बीच भी भेदभाव बढ़ता जा रहा था। इसके अलावा जो पढ़े लिखे लोग हैं और जो बिना पढ़े लोग हैं उनमें भी भेदभाव बढ़ता जा रहा था। इसके अलावा जो भारत में पहले से पारंपरिक शिक्षा पद्धति प्रचलित हुआ करती थी वो भी धीरे धीरे नष्ट होती जा रही थी, क्योंकि अंग्रेज़ों ने सभी जगह जो ये नई वो शिक्षा पद्धति लेकर आए थे वो लागू करने का प्रयास करने लगे थे। तो इस तरीके से ये कुछ प्रमुख आलोचनाएं हैं जो आप लोग याद रख सकते हैं कि किस तरीके से अंग्रेज़ों ने 1858 तक, यानी कि द्वितीय चरण में जो शिक्षा पद्धति लागू की थी, या फिर अगर हम लोग कहें तो जो वुड्स डिस्पैच में जिस तरीके की नीतियाँ बताई गई थी उनकी किस तरीके से आलोचना की जाती है, तो वो आप लोग यहाँ पर याद रख सकते हैं। अब हम लोग आगे बात कर लेते हैं कि आगे क्या कहा गया है, यानी कि आगे शिक्षा का जो विकास है वो किस तरीके से हुआ। यानी कि 1858 के बाद जब तक भारत को स्वतंत्रता मिल जाती है तब तक किस तरीके का शिक्षा का विकास हमें देखने को मिलता है। तो अब हम लोग थोड़ा सा उसके बारे में बात कर लेते हैं।
तो सबसे पहले 1882 से 83 में हम लोगों को दिखाई देता है कि हंटर शिक्षा आयोग लाया जाता है, जो कि वुड्स डिस्पैच की समीक्षा तथा प्राथमिक और माध्यमिक शिक्षा में सुधार के संदर्भ में लाया गया था। यानी कि अगर हम लोग बात करें कि वुड्स डिस्पैच में जो भी नीतियाँ बनाई गई थी, जो मैंने आप लोगों को अभी बताई, उनमें सुधार करने के लिए, उनकी समीक्षा करने के लिए हंटर शिक्षा आयोग लेकर आया गया था। तो ये भी आप लोग याद रख सकते हैं, ये W हंटर की अध्यक्षता में लाया गया था या उनके नेतृत्व में लाया गया था। इसके बाद फिर हम लोग बात करें कि लॉर्ड कर्जन ने भी कई सारे सुधार किए। तो इसमें सबसे पहले हमें दिखाई देता है कि लॉर्ड कर्जन ने 1901 में उच्च शिक्षा पर एक सम्मेलन का आयोजन किया था। इसमें अगर हम लोग बात करें, थॉमस रेले की अध्यक्षता में एक आयोग का भी गठन किया था और 1904 में भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम द्वारा सरकार का नियंत्रण बढ़ाया गया था शिक्षा पर। तो ये हमें कुछ चीज़ें हैं जो लॉर्ड कर्जन के द्वारा करती हुई दिखाई देती हैं। इनमें सबसे पहले तो ये था कि उसने उच्च शिक्षा पर एक सम्मेलन का आयोजन किया था। इसके अलावा थॉमस रेले की अध्यक्षता में उसने एक आयोग का भी गठन किया था शिक्षा के विकास के दृष्टिकोण से, और उसने 1904 में भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम द्वारा शिक्षा पर सरकार का नियंत्रण बढ़ाया था। तो ये कुछ चीज़ें हैं जिन्हें आप लोग याद रख सकते हैं। उसके बाद फिर अगर हम लोग बात करें, 1917 में एक आयोग का गठन किया जाता है जिसे हम लोग सैडलर आयोग कहते हैं। तो ये क्या था, अगर हम लोग इसके बारे में बात करें तो इसमें जितने भी विश्वविद्यालय हुआ करते थे उन पर सरकारी नियंत्रण की आलोचना की जाती है। यानी कि अगर हम लोग बात करें, जैसा कि मैंने अभी आप लोगों को बताया था आगे पीछे वाली स्लाइड में, कि शिक्षा पर जो है वो हम लोग देख सकते हैं कि जो विश्वविद्यालय हुआ करते थे उन पर सरकारी नियंत्रण बढ़ाने की बात की गई थी। लेकिन 1917 में जो सैडलर आयोग आया था उसने सरकारी नियंत्रण की आलोचना की थी। तो ये भी आप लोग याद रख सकते हैं। उसके बाद फिर अगर हम लोग बात करें, 1929 में हार्टोग समिति का गठन किया था जिसने शिक्षा के विकास पर रिपोर्ट देने को कहा था। तो ये भी आप लोग याद रख सकते हैं हार्टोग समिति के बारे में। उसके बाद फिर 1937 में वर्धा योजना आती है, जो कि इम्पोर्टेंट है क्योंकि ये योजना गांधी जी के द्वारा लाई गई थी। तो इसमें गांधी जी ने बेसिक एजुकेशन पर आधारित एक शिक्षा पद्धति लागू करने के बारे में बात की थी। इसके अंतर्गत व्यावसायिक शिक्षा तथा मातृभाषा में शिक्षा पर बल दिया गया था। तो ये भी आप लोग याद रख सकते हैं वर्धा योजना के बारे में। तो ये गांधी जी द्वारा बेसिक एजुकेशन पर लाई गई एक शिक्षा पद्धति थी, जिसमें गांधी जी का ये कहना था कि ऐसी शिक्षा दी जानी चाहिए जिसका बाद में व्यावसायिक हित से उपयोग किया जा सके। इसके अलावा मातृभाषा में शिक्षा दी जानी चाहिए। तो ये आप लोग याद रख सकते हैं, यानी कि ऐसी शिक्षा हो जिससे बाद में रोजगार मिल सके, बाद में कोई ना कोई व्यवसाय उससे किया जा सके, और मातृभाषा में देनी चाहिए। तो ये गांधी जी के विचार थे शिक्षा को लेकर। तो उनकी इस योजना को ही हम लोग वर्धा योजना के नाम से जानते हैं। तो इसे भी आप लोग याद रख सकते हैं, ये एक इम्पॉर्टेंट योजना हमें देखने को मिलती है। इसके बाद फिर अगर हम लोग बात करें, 1937 में ही सार्जेंट योजना भी लाई गई थी। तो ये 6 से 11 तक के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा की अनुशंसा की गई थी इसमें। तो सार्जेंट योजना क्या थी, तो इसमें आप लोग याद रख सकते हैं कि 6 से 11 साल तक के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा देने की अनुशंसा इसमें की गई थी। जैसा कि आप लोगों को पता होगा, प्रेजेंट टाइम में भी हमारा जो संविधान है उसमें 6 से 14 साल तक के बच्चों, इसमें 11 साल की बात की गई है, लेकिन प्रेजेंट टाइम में हमें 6 से 14 साल तक के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा का अधिकार जो है उसे आर्टिकल 21A के तहत मौलिक अधिकार भी बनाया गया है। इसके अलावा ये हमें मौलिक जो कर्तव्य हैं उनमें भी जो माता पिता या अभिभावक हैं उनका कर्तव्य भी दिखाई देता है। तो ये भी आप लोग याद रख सकते हैं। इसकी सबसे पहले जो अनुशंसा की गई थी वो सार्जेंट योजना के द्वारा की गई थी।
इसके बाद फिर हम लोग अगर बात करें स्वतंत्रता के बाद यानी कि 1948 से 1949 में राधा कृष्ण आयोग लाया गया था। तो ये विश्वविद्यालय शिक्षा के संबंध में सुझाव देने के लिए लाया गया था। तो ये बात भी आप लोग याद रख सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो हम लोग देखते हैं कि 1858 के बाद से जब तक हमारा देश स्वतंत्र होता है तब तक ये सारी चीज़ें हमें देखने को मिलती हैं। तो इस तरीके से हम लोग देखते हैं कि किस तरीके से भारत में जो शिक्षा पद्धति है उसका विकास हुआ था। तो ये सारी चीज़ें आप लोग याद रख सकते हैं। अब आगे हम लोग बात कर लेते हैं कि किस तरीके से अंग्रेज जो हैं उन्होंने और भी कई सारे समाज सुधार संबंधी कार्य या फिर कानून वो लेकर आए थे। तो वो कौन कौन से थे, अब हम लोग उनके बारे में बात कर लेते हैं। तो इसमें हमें दिखाई देता है कि 1795 से और 1804 में अंग्रेज जो हैं वो शिशु हत्या को रोकने के लिए कानून लेकर आए थे। इसके अलावा 1829 में सती प्रथा को रोकने के लिए कानून लेकर आए थे। इसके अलावा 1843 में दास प्रथा को रोकने के लिए, 1856 में विधवा पुनर्विवाह अधिनियम लेकर आए थे। 1872 में सिविल या ब्रह्म मैरिज एक्ट लेकर आए थे, जिसमें विवाह की जो उम्र है वो महिलाओं के लिए 14 वर्ष और पुरुषों के लिए 18 वर्ष निर्धारित की गई थी। इसके बाद फिर 1891 में सम्मति आयु अधिनियम, या यहाँ पर आप लोग सही कर लीजिएगा, सम्मति आयु अधिनियम है जिसमें जो विवाह की उम्र है वो 12 वर्ष निर्धारित की गई थी। और सम्मति आयु मतलब होता है एज ऑफ कंसेंट। तो ये आप लोग जानते ही होंगे कि एज ऑफ कंसेंट क्या होता है। तो उसकी जो नीति लेकर आई गई थी वो 1891 में अंग्रेजों के द्वारा सम्मति आयु अधिनियम के द्वारा लाई गई थी। इसके अलावा अगर हम लोग बात करें यानी कि इसमें जो है जो सम्मति यानी कि कंसेंट देने की जो एज निर्धारित की गई थी वो 12 वर्ष निर्धारित की गई थी। फिर हमें 1930 में देखने को मिलता है शारदा अधिनियम, जिसमें विवाह की उम्र महिलाओं के लिए 14 वर्ष और पुरुषों के लिए 18 वर्ष यानी कि जैसा कि सिविल या ब्रह्म मैरिज एक्ट में देखने को मिलता है वैसे ही निर्धारित की गई थी। तो ये कुछ प्रमुख समाज सुधार संबंधी कानून अंग्रेजों के द्वारा लाए गए थे जिनका हमें काफ़ी महत्व देखने को मिलता है। और ये अंग्रेजों की जो नीतियाँ थी उन्हें हम काफ़ी प्रशंसनीय भी कह सकते हैं, लेकिन हम ये भी नहीं कह सकते हैं कि ये अंग्रेज जो हैं वो इनमें सिर्फ अंग्रेज़ों का ही योगदान था, बल्कि अंग्रेज जो हैं वो ये सारे सुधार इसलिए कर रहे थे क्योंकि उनके ऊपर भारतीय बुद्धिजीवियों का दबाव भी देखने को मिलता है। तो ये आप लोग याद रख सकते हैं कि उस टाइम पे भारत में जो सामाजिक और धार्मिक सुधार संबंधी आंदोलन चलाए जा रहे थे और कई सारे जो बुद्धिजीवी हैं वो भी अब जागरूक होने लगे थे। महिलाओं से संबंधित जो भी कुरीतियाँ थीं उनके प्रति, महिलाओं को सम्मान और जो शिक्षा है उसमें समानता दिलाने के लिए, तो उन सब के दबाव की वजह से ही अंग्रेज जो हैं वो कई सारे सुधार करते हैं। लेकिन इन सुधारों का कुछ परिणाम हमें ये भी देखने को मिलता है कि अंग्रेज जब भारत की जो सामाजिक व्यवस्था है और जो धार्मिक व्यवस्था है उसमें हस्तक्षेप करने लगते हैं, तो उसका परिणाम हमें 1857 का युद्ध भी देखने को मिलता है। तो अब आने वाले वीडियोस में मैं आप लोगों को 1857 के युद्ध के बारे में करवाऊंगी, क्योंकि अभी तक मैंने आप लोगों को सारी चीज़ें करा दी हैं। 1857 से पहले अंग्रेज़ों ने किस तरीके से भारत में विस्तार किया, फिर कौन कौन से उन्होंने सामाजिक, आर्थिक और जो भी प्रशासनिक परिवर्तन हैं वो किए, तो वो सारी चीज़ें मैं करवा चुकी हूँ। तो अब हम लोग फाइनली 1857 की क्रांति के बारे में नेक्स्ट वीडियो से बात करेंगे। तो आज की वीडियो को मैं बस यहीं तक रखती हूँ। अगर आप लोगों को मेरा वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, जिससे कि इसी तरीके की और भी वीडियो आप लोगों को मिलती रही। और प्लीज़ मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट कीजिएगा, क्योंकि आप लोगों को पता होगा मैंने पूरा हिस्ट्री कंप्लीट करवाया है, एंशिएंट और मिडाइवल हिस्ट्री कंप्लीट करवा चुकी हूँ और अभी मॉडर्न हिस्ट्री भी कंप्लीट करवा रही हूँ। तो जितना हो सकता है मैं अपने पूरे एफर्ट्स लगा रही हूँ। तो प्लीज़ आप लोग मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक सब्सक्राइब कीजिए, जिससे कि इसी तरीके के और भी वीडियो मैं बनाने के लिए मोटिवेट होती रहूँ। तो आज के वीडियो को यहीं तक रखती हूँ बस। अब मिलूँगी अब मैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।